बम ब्रिटिश जहाज गैलेक्सी लीडर। अब आप सोच रहे होंगे भाई इजराइल क्यों दाग रहा है बम ब्रिटेन के जहाज पर, तो वो भी देख लीजिए। ब्रिटिश जहाज गैलेक्सी लीडर पर यह हमला हुआ। असल में हूती विद्रोहियों ने कब्जे में कर लिया था ब्रिटेन का जहाज। इजराइल पर हूती हमले के जवाब में यह पलटवार हुआ है। अब ये देख लीजिए आप, ब्रिटेन जो है उसका जहाज हूती ने किया कब्जा। इजराइल का भी कहते हैं कुछ स्टेक था उसमें, लेकिन कहा फिर जाने दो, अगर ये जाती है भैंस पानी में तो जाने दो, लेकिन सर लेकिन ये नुकसान। हाँ। ब्रिटेन ने कहा होगा कि भाई मेरा थोड़ा ख्याल कर लेते, मेरे से टेलीफोन करके पूछ तो लेते। नहीं, इजराइल ने कब किसको फोन करा है और इजराइल ने कब पूछा है? इजराइल भी अमेरिका की, दिनेश जी, उतनी ही सुनता है जितना इजराइल को कन्वीनियंट लगता है। अगर इजराइल को कन्वीनियंट नहीं लगता तो वो यूएस की भी नहीं सुनता। तो यूके तो कुछ भी नहीं है, उसने बोल दिया होगा विद्रोहियों ने जहाज ले लिया, ठोक दो, ठोक दिया। एक चीज है दिनेश, इसमें एक लोचा है वैसे। हाँ। ये जहाज कब गया था हूती के कब्जे में? हाँ। ये गया था नवंबर 23 में। अच्छा। तब से उनके पास है। अच्छा। और ये जहाज इन्होंने अपना कमांडो ऑपरेशन करके पकड़ा था। जब पकड़ा तो जहाज में कोई सामान नहीं था, जहाज नॉर्मली कार वार लेके जाता है। अच्छा। इसमें कोई सामान नहीं था। इसके ऊपर उन्होंने लगाए थे रेडार्स और इससे देखते थे रेड सी चैनल्स को। तो अब आप ये कह रहे हैं कि नाम का उनका था लेकिन काम का इनका हो गया। लोचा है, तो इसलिए इसको मारने में सबका साथ है, मारो। अच्छा, 23, 24, 25 मतलब 2 साल से अगर इनके कब्जे में। 1.5 साल से, नवंबर में था तो 1.5 साल से। कार्गो शिप के ऊपर रेडार लगा रखा था। कार्गो शिप को बना दिया था, रेडार लगा के उसको। ओ, तो ये और इसी तरीके, और इसीलिए लोग कह रहे थे कि भाई इनके पास एडीएस वाली खूबियां कहां से आ गई? यहाँ से आ गई। और इसलिए वो जानते थे कि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट है, मारेंगे नहीं। लेकिन इन्होंने कहा भाई हाँ, अब ये बेशक हमारा ये सिंबल बना के रखा है कि ये ब्रिटेन वाला है, तो ब्रिटेन वाला है तो जाने दो, लेकिन तो उनके। राइट। अगली खबर देखिए, भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर का इंपोर्ट करेगा। Su-57 या अमेरिकी F-35 की खरीद पर विचार चल रहा है। चीन पाकिस्तान को काउंटर करने की तैयारी है। फाइटर से वायुसेना की क्षमता बढ़ेगी, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। डिफेंस सेक्रेटरी ने यह भी कहा, सर, अगर अंग्रेजी में जो उन्होंने कहा उसको कोट करूं, फॉर द टाइम बीइंग वी आर गोइंग टू, सर इसका क्या मतलब? फॉर द टाइम बीइंग वी आर गोइंग टू हैव दिस। देखिए, मैं आपको बताता हूं, डिफेंस सेक्रेटरी के इंटरव्यू में बैठे थे और वहां पे इंटरव्यूअर ने उनसे बार बार पूछा कि सर हम किससे लेंगे? अच्छा बताइए, हम F-35 ले रहे हैं कि हम Su-57E ले रहे हैं, कुछ तो बोलिए। तो उन्होंने बोला भाई आपकी ब्रेकिंग न्यूज के चलते तो मैं नहीं बताऊंगा कुछ। हाँ, सही बात। पहली बात। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि वी आर टॉकिंग टू एलाइज। अच्छा, शो शुरू होने से पहले मैं और सर एक साथ बैठ के गेस्ट रूम पे इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। राइट। अब देखिए इसमें हुआ क्या है कि भारत को गैप फिल करने के लिए, जब तक आपका एमका आएगा, एमका आने में 10 से लेकर 15 साल लगने हैं। अब प्रोटोटाइप आएगा, उसके बाद एयरफोर्स उसको टेस्ट करेगी, एयरफोर्स अपने 15 फीडबैक देगी, क्योंकि एयरफोर्स को अपने हिसाब से चाहिए। उसके बाद वो बनना शुरू होगा, फिर उसके ऑर्डर्स मिलेंगे, फिर वो बनेगा, फिर वो इंडक्ट होगा। एक बहुत लंबा चौड़ा इसका लूप है। राइट। फिलहाल अगर आपको क्लोज करना है गैप, तो आपको 5th जनरेशन फाइटर चाहिए, साफ सीधी बात है, आपको चाहिए। अब किससे भारत लेगा? दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने एक जिसको बात ये कह दी ना कि ये बात हम सबके सामने थोड़ा ना डिस्कस करेंगे, और हम एलाई से एलाई किसको बोला? रशिया को बोला कि अमेरिका को बोला? ये वो जाने। ही डज नॉट नो। ही इज सेइंग कि नहीं, हम नहीं बता सकते। नहीं, लेकिन अब ये डॉट का नाम है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी, ऐसा बोलो लोग समझे नहीं। रणनीति का स्पष्टता। अब ये रणनीति का स्पष्टता अगर है तो सर ये बताइए, लोग हमारे देश में इतने मैच्योर तो हैं कि इसमें से भी स्पष्टता निकाल लें। अब लोग ये कहने लगे कि दिस इज गोइंग टू बी Su-57 पीरियड। अब लोग ये क्यों कहने लगे? क्योंकि उनको ये मालूम है कि असल में एलाय कौन है। नहीं, इसमें भी एक तोड़ है, इसमें भी एक लोचा है। अगर आपने F-35 ले लिया तो F-35 के साथ ITAR भी आपके साथ आ जाएगा, उसका रेगुलेशन आ जाएगा। फिर वो बोलेंगे एंड यूज रेस्ट्रिक्शन, सोर्स कोड नहीं देंगे कि आप जहां इसको इस्तेमाल करेंगे हमें बताएंगे। तो जहाज आपने खरीदा, पैसे आपने दिए, बताएंगे किसको मानना है। दूसरी बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे नहीं, और जिस दिन मन में आया ट्वीट कर देंगे कि आज से इंजन बंद। आप भी कह रहे हैं कि वो लोग जो गैस कर रहे हैं वो ठीक ही गैस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो इसलिए Su-57, हालांकि दोनों का कंपैरिजन हम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ एक बार फिर से वो ग्राफिक प्ले कीजिए। यहाँ पर देखेंगे Su-57 या F-35, इन दोनों की ही ये खासियतें हैं। अब अगर इनमें से खासियत के हिसाब से देखना हो तो अभी आप F-35 का हाल अभी केरला में आपने देखा है ताजा। लेकिन Su-57 को लेकर भी क्या क्या चीजें हैं एयर मार्शल श्रीवास्तव, वो सर अब अगर मेरिट्स के हिसाब से देख लें हम, तो कौन हमारे लिए ज्यादा अच्छा? देखिए, मेरिट एक चीज में है, आत्मनिर्भरता।
आत्मनिर्भरता, तो आपको कम से कम इतना आत्मनिर्भर तो आपका दोस्त रशिया ही बनाता है कि ले जाओ और फिर तुमको देखना है क्या करना है। उसने प्रॉमिस किया है हम सोर्स कोड्स दे देंगे, उसने प्रॉमिस किया है हम टेक्नोलॉजी दे देंगे, उसने प्रॉमिस किया, लेकिन इसमें कमजोरी क्या है? इसमें रेंज ज्यादा है, वेपन कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ये थोड़ा स्टेल्थ फीचर में उससे कम पड़ता है। ठीक है, तो आप कह भी चुके हैं कि स्टेल्थ से उतना क्या फर्क पड़ता है। अब आपको मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट करना है। तो आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी चीज होगी जो हमें जियो लोकेट करने देगा, जियो लोकेट करने देगा, जहां हमारी प्रोडक्शन मिलेगी, हमारी इंडस्ट्री डेवलप करेगी, वही हमारे लिए कारगर है। तो एक चीज कह लूं मैं? प्लीज। मैंने इसके बारे में ट्वीट करा था और मैंने ट्वीट में ये बोला था कि आप अमेरिकन इक्विपमेंट जो है वो रशियन इक्विपमेंट से ज्यादा रिलायबल है, लेकिन रशियंस जो है वो अमेरिकन से ज्यादा रिलायबल है। ये बात है। अरे वाह, क्या बात कही है। सही बात। ये कहा जाता है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा रिलायबल है, सोफिस्टिकेटेड है, हालांकि रशियन टेक्नोलॉजी को रगड माना जाता है। गॉड, दिस इज अमेजिंग, है ना। लेकिन दूसरी तरफ अगर रिलायबिलिटी की बात आप कर रहे हैं तो रशिया एनी डे हमारे लिए ज्यादा रिलायबल है कंपेयर टू अमेरिका। ट्रंप आप जानते हैं कैसे हैं, और उस तरीके से आप देखें और ये डॉट्स मिलाएं तो Su-57 इज गोइंग टू बी हियर सून। लेकिन ये तो सरकार ही जानती है, डिफेंस सेक्रेटरी जानते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या फाइनलाइज किया है। अगली खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान सीज फायर का जिक्र किया। ये भाई साहब लगता है सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको भी शामिल करेगा कि इतना मेंशन कभी किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया। कहा अमेरिका के हस्तक्षेप से हालात काबू में, व्यापार के दबाव में युद्ध विराम। ट्रंप ने कहा सर मुझे एक चीज हाथ जोड़ ले रहा हूं, व्यापार ने लाचार कर दिया है। ये बड़ा ये क्या इन्होंने सर महीने भर के कैलेंडर में गोले लगाएंगे, इस दिन 8:37 पे यही बात कहनी है, उस दिन सुबह ये बात कह दी, ये कितने बार ये बात करेंगे पता नहीं। मुझे लगता है ट्रंप के साथ कोई प्रॉब्लम है और ट्रंप चाहता है कि भारत दोबारा पाकिस्तान को ठोके और फिर जब लड़ाई बंद हो बोले कि मैंने एक लड़ाई में 2 सीज फायर कराए। ये पता नहीं क्या चाह रहा है। ये 18-19वीं बार बोल चुका है ये। आई थिंक इट्स क्लोज टू 20 टाइम्स। ये हर तीसरे दिन बोल देता है मैंने सीज फायर कराया। अच्छा, इसको कोई लोगों ने, इवन पाकिस्तान ने जवाब देना बंद कर दिया ट्रंप को। वो भी हैरान हो गए कि ये भाई लगातार क्यों बोलता है हर हफ्ते में 2-3 बार। ये घड़ी देखता है, शुरू हो जाता है, ये कहता है कि नहीं मैंने सीज फायर कराया था। अच्छा, मोदी जी ने फोन पे बोल दिया, मोदी जी ने फोन पे क्लियर बोल दिया कि तुमने कुछ नहीं करवाया था। जयशंकर साहब ने बोला कि जब बात हो रही थी मैं उस कमरे में था और मैं इस बात की गवाही देता हूं कि ये बकवास कर रहा है। ये नहीं बोला उन्होंने, बट ऐसा ही कुछ बोला कि भाई ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप कहता है नहीं मैं मानता ही नहीं, मैंने करवाया सीज फायर। नहीं, मुझे एक चीज और लगती है कि इसको हमको हमेशा ब्रैकेट में लिखा हुआ पढ़ना चाहिए, मुझे नोबेल दे दो। इसमें ब्रैकेट में हमेशा ये लिखा होता है मुझे। वो जो कह रहे हैं ना कि मैंने सीज फायर कराया, आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया या कहा आपने नहीं कराया, हमने खुद ही किया है, पाकिस्तान से फोन आया था, नहीं मैंने सीज फायर कराया, उसमें हर बार ये लिखा होता है कि मुझे नोबेल दे दो। अब एक चीज और है जी। वो जो हिंदी चीनी भाई भाई का एक बार नारा लगा था जी। ये नारे तब लगते हैं और टॉप फ्लोर में चढ़कर अपने टॉप वॉइस में तब लगते हैं जब वो नकली होते हैं जी। और ये जितनी बार ये बात कह रहे हैं बिल्कुल सही, ये है नहीं, इसीलिए उनको कहना पड़ा। मैं सबसे बढ़िया एक बात बताता हूं, एक जुगाड़ बताता हूं, भयानक, मजा आ जाएगा आपको सुन के। आप एक काम करिए, पाकिस्तान जैसे ही कुछ गड़बड़ करता है या गड़बड़ ना भी करता है, आप पाकिस्तान को ठोक दीजिए। आप पाकिस्तान को जबरदस्त ठोकिए, उसका कराची वराची जहां पे आग लगानी आग लगाओ। अच्छा, इमीडिएटली ट्रंप आएगा, बोलेगा सीज फायर, कह रहा ठीक है साहब सीज फायर। तो देखिए, ट्रंप ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को मत ठोको, वो कहता है कि जब मैं बोलूं तब रोक देना। आप उसको टाइम मत दीजिए ना कि हम प्लान कर रहे हैं, हम मारेंगे, कुछ नहीं, चुपचाप जाके कड़क 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 3 मारे और उसके बाद ट्रंप ने बोला सीज फायर। कहना साहब देखो आपको तो नोबेल मिल के ही रहे, हम लड़ाई रोक रहे हैं, ट्रंप ने बोल दिया बस। दिनेश, मुझे ये स्ट्रेटजी बिल्कुल पसंद आई। इसमें पॉज भी है, इसमें कंटिन्यूटी भी है, निरंतरता जिसे निरंतरता बड़ी आवश्यक है। और ये नोबेल, आपको नोबेल मिलने तक पाकिस्तान की पिटाई जारी रहेगी और उधर नोबेल मिलता तो दिखाई दे नहीं रहा है। इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। ट्रंप नोबेल पीस के लिए योग्य उम्मीदवार है, नेतन्याहू ने कहा। ट्रंप को यह पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इजरायली पीएम ने ट्रंप को एक